से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान, पीने का पानी रखो साफ उसमें न डालो अपने हाथ, पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे, जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। ना मुस्कुराने के सभी कारणों का अंत, श्री श्री आयुर्वेदा का नया टूथपेस्ट सुगंध। श्री श्री आयुर्वेदा के उत्कृष्ट उत्पादों से अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। एक नाम जो नेताजी की मौत और उनके जिंदा होने के रहस्य से सबसे ज्यादा जुड़ा रहा, वो है गुमनामी बाबा का। कई लोगों ने बहुत विश्वास के साथ दावा किया है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। कई कहानियां और तर्क हैं इसके समर्थन में। क्या है गुमनामी बाबा के नेताजी का संबंध और इस बात की चर्चा हर बार क्यों होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आज भी रहस्य बरकरार है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। इस पर बहुत से लोग यकीन नहीं करते हैं। बहुत से लोग ये भी यकीन नहीं करते कि नेताजी फैजाबाद में कई साल तक गुपचुप तरीके से रहने वाले वो साधु थे जिन्हें गुमनामी बाबा कहा जाता था। लेकिन गुमनामी बाबा की कहानी इतनी उलझी हुई है कि बहुत से लोग उनके नेताजी होने की संभावना से इनकार भी नहीं कर पाते। फैजाबाद में सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट में गुमनामी बाबा की समाधि है। 18 सितंबर 1985 में गुमनामी बाबा के निधन के बाद यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस पर गुमनामी बाबा की जन्म तिथि 23 जनवरी 1897 दर्ज है, यानी वो तारीख जब नेताजी का जन्म हुआ। गुमनामी बाबा के अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो कुछ वक्त तक अयोध्या में रहे थे। 1982 में वो फैजाबाद के राम भवन में आकर रहने लगे। गुमनामी बाबा को करीब से देखने वाले कहते हैं कि उनकी बहुत सी बातें नेताजी से मिलती जुलती थीं। गुमनामी बाबा की तस्वीर उन्हें देखने वालों के बयान के आधार पर एक चित्रकार ने बनाई है, लेकिन उन्हें देखने वाले कहते हैं कि वो नेताजी की तरह ही 6 फुट के थे। सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा का आखिर क्या है संबंध? ऐसा कहा जाता है कि गुमनामी बाबा धारा प्रवाह जर्मन, संस्कृत और बंगाली बोलते थे। उनकी मौत के बाद राम भवन में उनका चश्मा, कई दस्तावेज, खत भी मिले जो गुमनामी बाबा के नेताजी होने के शक को पुख्ता करते हैं। गुमनामी बाबा ही अगर नेताजी थे तो सवाल है कि उनकी मौत पर बने आयोग ये सच क्यों नहीं तलाश सके कि विमान हादसे के बाद भी वो जिंदा थे। गुमनाम रहने के पीछे देश के हालात। बाबा के अनुयायी भी दावा करते हैं कि वे सुभाष चंद्र बोस थे। उनका कहना है कि बाबा अपने छिपने के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते थे। उन्होंने कहा कि उनके सामने आने से भारत को विश्व शक्तियों से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। दावा यह भी है कि नेताजी के कई रिश्तेदार भी गुमनामी बाबा से मिलने आते थे। लीला रॉय की मुलाकात। No amount of Anglo-American propaganda can either ignore or fight the fact. ऐसी ही हस्तियों में एक थी 1922 में नेताजी के संपर्क में आई क्रांतिकारी लीला रॉय। उन्हें यकीन था कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई। नेताजी की तलाश उन्हें फैजाबाद के अयोध्या तक ले आई थी, जहां गुमनामी बाबा नाम के एक साधु के बारे में चर्चा थी कि वो ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनसे मुलाकात के बाद लीला राय ने कहा कि उन्हें यकीन है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं। क्या कहते हैं शोधकर्ता अनुज धर?
शोधकर्ता अनुज धर ने अपनी किताब इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में 1969 की अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की एक तस्वीर दी, जिसमें बोस की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया था, जो अमेरिका के साथ वार्ता के दौरान पेरिस में वियतनामी प्रतिनिधि मंडल के साथ खड़ा था। किताब में दावा किया गया है कि गुमनामी बाबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान जी ने अपने प्रशंसकों से कहा था कि वे वियतनाम और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता में मौजूद थे। कई देशों में रहे थे गुमनामी बाबा। बाबा खुद के सोवियत संघ जाने और फिर वियतनाम युद्ध में भाग लेने की बात करते थे और लोकहित में छिपने के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते थे। नेताजी 17 अगस्त 1945 को बैंकॉक हवाई अड्डे पर अंतिम बार देखे गए थे और इसके बाद से उनके बारे में कोई खबर नहीं है। मुखर्जी आयोग ने भी किया था इशारा। सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर गठित मुखर्जी आयोग ने विमान हादसे में नेताजी की मौत को खारिज कर दिया था। आयोग ने उनकी गुमशुदगी से जुड़े 5 सिद्धांत सामने रखे थे, जिसमें गुमनामी बाबा का जिक्र भी था। लेकिन इससे अलग ये मानने वाले और दावा करने वाले कई लोग हैं कि दरअसल सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 प्लेन क्रैश में हो गई थी। इसी सिलसिले में लंदन की एक वेबसाइट ने बोस के आखिरी दिन की पूरी कहानी कुछ गवाहों के हवाले से बयां की है और दावा किया है कि नेताजी की मौत से जुड़े उसके तथ्य एकदम सही। लंदन की एक वेबसाइट bossfiles.info ने दावा किया है कि 5 चश्मदीद नेताजी की रहस्यमय गुमशुदगी का 71 साल पुराना रहस्य तोड़ रहे हैं। 5 गवाहों में 1945 में ताइवान के एक अस्पताल में काम करने वाले 2 डॉक्टर तानियोशी योशिमी और सुरुता, उसी अस्पताल की एक नर्स शान पीशा, नेताजी की बातों का अनुवाद करने वाला एक दुभाषिया नाना मुरा, नेताजी के एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान शामिल हैं। इन 5 गवाहों की गवाही को अगर सच माना जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्हें ताइवान के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया। 5 में से 4 गवाहों ने नेताजी को इसी अस्पताल में देखा। 5 गवाह यही कह रहे हैं कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 की रात में हो गई थी। वेबसाइट के मुताबिक नेताजी की मौत के सबसे करीबी गवाह थे उनके एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान खान। हादसे के 6 दिन बाद यानी 24 अगस्त 1945 को ही एक लिखित बयान में हबीबुर रहमान ने कहा कि अपनी मौत से पहले नेताजी ने कहा था कि मेरा अंत करीब है और मैं ये संदेश देशवासियों तक पहुंचा दूं। संदेश ये कि मैं अपने अंतिम पल तक देश की आजादी के लिए लड़ा और अब मैं उसी आजादी की खातिर अपनी जान दे रहा हूं। हे देशवासियों, तुम आजादी की जंग जारी रखना। भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आजाद हिंद जिंदाबाद। दिलचस्प बात यह है कि भारत के लिए नेताजी का अंतिम संदेश देने वाले उनके सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए और वहीं बस गए। लंदन की ये वेबसाइट जैसे नेताजी की मौत के कुछ घंटों का पूरा खाका खींचती है। लंदन के वरिष्ठ पत्रकार आशीष रे ने वेबसाइट के जरिए नेताजी के डॉक्टर तानियोशी योशिमी के इंटरव्यू का हवाला दिया है। इस डॉक्टर ने ये कथित इंटरव्यू 1995 को दिया था। डॉक्टर तानियोशी योशिमी का कहना था कि उसे कहा गया था कि किसी भी कीमत पर इस अहम शख्सियत की जिंदगी बचानी होगी। दावा है कि तानियोशी ने उनसे पूछा था कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोस ने जवाब दिया, मुझे लग रहा है जैसे खून मेरे सिर की ओर दौड़ रहा है। मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक प्लेन गिरने के बाद भी वो दोनों जिंदा थे।
नेताजी को उन्होंने विमान के आगे के हिस्से से बाहर निकलने की सलाह दी, लेकिन आगे का हिस्सा तो आग से घिरा हुआ था। चश्मदीद के बयान को सच माना जाए तो नेताजी और कर्नल जलते हुए विमान से आग के बीच दौड़ते हुए बाहर निकले और जमीन पर जा गिरे। कर्नल का कहना है कि उसने देखा कि नेताजी के कपड़ों में आग लगी हुई थी। किसी तरह आग बुझाई गई, लेकिन तब तक नेताजी का जिस्म काफी जल चुका था और उनके माथे पर एक बड़ा और गहरा जख्म था। इस बात की तस्दीक नेताजी का इलाज करने का दावा करने वाले 2 डॉक्टर भी करते हैं। वेबसाइट के दावे के अनुसार डॉक्टर तानियोशी योशिमी ने कहा कि जब नेताजी को बिस्तर पर लिटाया गया तो मैंने खुद उनके जख्म साफ किए, मरहम लगाया और पट्टी की। वो बुरी तरह जली हुई हालत में लाए गए थे। खास तौर पर उनका सिर, सीना और जांघें बुरी तरह से झुलसी हुई थी। सिर पर नाम मात्र के बाल बचे थे और उन्हें पहचान पाना आसान न था। वेबसाइट के मुताबिक नेताजी बेहोशी और होश के बीच में थे। अस्पताल में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए तुरंत एक दुभाषी को दौड़ाया गया। डॉक्टर के बयान के मुताबिक वो दुभाषिया भी नेताजी को पहचानता था। वो पहले भी उनके लिए काम कर चुका था। वो दुभाषिया भी नेताजी की मौत का गवाह बना। नानामुरा नाम का एक दुभाषिया तुरंत ही सरकार की तरफ से भेजा गया। 18 अगस्त 1945 का वो दिन बीत रहा था। सूरज ढल चुका था, अंधेरा फैल रहा था। उसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखें भी बंद होने लगी थीं। वो अगला सूरज नहीं देख सके। डॉक्टर तानियोशी योशिमी ने बताया कि चौथे पहर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, सांसें टूटने लगी और वो आधी बेहोशी में चले गए। बीच बीच में बुदबुदाते हुए वो कोमा में चले गए थे। रात के 11 बज चुके थे। नेताजी दोबारा कभी होश में नहीं लौटे। तो दोनों बातों के लिए अलग अलग तर्क हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मौत की इस गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हुई, तो कुछ का मानना है कि बाद में भी वो जीवित रहे। आगे आपको बताएंगे कि नेताजी के परिवार, उनके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, अनुजधर क्या सोचते हैं, इन तमाम लोगों की क्या राय है इस गुत्थी को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद अर्थव्यवस्था हमारा काम, हमारी सरकार। जब लोगों को होती है अपने भविष्य की चिंता, तो देखते हैं सिर्फ ईटीवी न्यूज। क्या है प्रधानमंत्री की विकास नीति, क्या है विपक्ष की रणनीति। जब से रखा है खबरों की दुनिया में कदम, ईटीवी रहा है निष्पक्ष और संतुलित। क्या उत्तर प्रदेश में हुआ विकास, क्या है उत्तराखंड का हाल। बेहतर कवरेज, पैनी नजर, सबसे अनुभवी और सबसे विश्वसनीय न्यूज टीम, ईटीवी न्यूज। खबर ही जीवन है। निवेश के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कुछ अच्छा कर पाए आप, क्या लगता है आपको? जहां तक नए उद्योगों को लाने की बात है, तो केंद्र का इतना सौतेलापन है, बेरुखापन है कि हर जगह जो है हमारे लिए अड़चनें पैदा की जा रही हैं। मुख्यमंत्री लगातार एक चीज को रख रहे हैं कि 3 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश की तस्वीर जो है बदली जा सकती है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री के हाथ आप कितना मजबूत कर रहे हैं? सीएम साहब ने FL2 की नीति बनाई और उसमें तो बवाल मच गया। लोगों ने कहा बवाल तो देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाजपा अध्यक्ष को कहते हैं चाहे तो मुख्यमंत्री पब्लिकली उनके साथ डिबेट कर लें, वो साबित करेंगे कि 1509 करोड़ का खेल हुआ है, गबन हुआ है। वो साबित करे ना, सारी एजेंसियां उनके पास है। खूबियों से भरा प्रदेश उत्तर प्रदेश। काशी, सारनाथ, आगरा, लखनऊ है इसके मोती। विरासत, नफासत या सियासत, हर एक लफ्ज में है यहाँ नजाकत। जैसा है हमारा प्रदेश, वैसा ही है हमारी खबरों का टेस्ट। देखिए अपना यूपी सिर्फ ईटीवी पर।
नेताजी की मौत से जुड़े जितने भी विवाद हैं उस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आइए आपको सुनवाते हैं कि नेताजी के रिश्तेदार हों या फिर उन पर रिसर्च करने वाले अंशधर हों या फिर दूसरे रिसर्चर्स, क्या कहना है उनका। जस्टिस मुखर्जी ने इस बार उन्होंने बोला कि प्लेन क्रैश जो घटना है वो झूठी है। आज तक जितना भी दस्तावेज सामने आ रहे हैं उसमें से सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कोई भी विमान दुर्घटना में नहीं हुआ था। अब जब इतना स्पष्ट हो गया है कि वहां उस जमाने में कोई हवाई जहाज गिरा ही नहीं, मौत कहां से? कभी भी यह निश्चित नहीं हो पाया कि नेताजी की मौत जो है उस विमान दुर्घटना में हुआ था। हाँ, और बहुत सारी फाइलें हैं क्योंकि ये शुरुआत है। सिर्फ 33 फाइलें बाहर आएंगी अभी 41 में प्रधानमंत्री कार्यालय में। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइलें हैं, अभी विदेश मंत्रालय की फाइलें हैं, अभी रॉ के अंदर फाइल भी होनी चाहिए, रूस के अंदर फाइलें वो हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई है, शुरुआत अभी हुई है। अभी तो देखते हैं क्या निकलता है। 60,000 पेजेस आपका दस्तावेज है, ये पूरा सामने आने का तो टाइम का जरूरत है। अब 70 साल से इसको छिपाया गया है, दबाया गया, तो अब तो कुछ तो टाइम देना है। लेकिन जब तक पूरे जो रशिया के आर्काइव्स की केजीबी की फाइल्स हैं, जो M15 की फाइल्स हैं, जो उस जमाने की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एलाइड इंटेलिजेंस की फाइल्स हैं, जब तक ये सारी फाइल्स बाहर डिक्लासिफाई होकर नहीं आती, केवल यहां की फाइल्स डिक्लासिफाई होकर आने से कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज सामने आ जाए। मैं एज ए जर्नलिस्ट पूरे इशू को देखा हूं, पिछले 15 साल में मैंने पूरी इंक्वायरी करी है, तो मुझे प्लेन क्रैश की थ्योरी में एविडेंस नजर नहीं आ रहा। एक, जो जस्टिस मुखर्जी को नजर नहीं आया। दो, मुझको ये एविडेंस नजर आ रहा है कि वो रूस में हो सकते थे उस जमाने में, जो मुखर्जी को नजर आ रहा है। जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट में भी उन्होंने इंडिकेशन किया कि वो रूस की तरफ गए थे। मेरा मानना है एज ए पत्रकार कि वो रूस में थे उस जमाने में, इसमें मैं कन्विंस हूं पर्सनल लेवल पे। तीसरा, मुझे कोई एविडेंस नजर नहीं आ रहा जो ये दर्शाए कि उनको वहां मार दिया गया, इसमें कोई सेंस नजर नहीं आती। उसका एक मोटा मोटा कारण ये है कि स्टालिन नेहरू को पसंद नहीं करते थे, तो वो जिस आदमी को पसंद नहीं करते हैं उसके लिए वो एक ऐसे आदमी को कैसे मार सकते हैं जो खुद उनके पास में अपने आप आया था, और उसकी उन्होंने पहले ही मदद की थी। जब नेताजी सन 41 में हिंदुस्तान से जर्मनी भाग के गए थे तो रूस ने उनकी मदद की थी, नहीं तो वो काबुल में ही पकड़ के उनको मार दिया गया होता। देखिए, सच क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं कि उस काल के अंदर भी कुछ फाइलें हैं जिन फाइलों को नष्ट किया गया। नेहरू जी आजाद हिंद स्मारक पर नहीं पहुंचे। अब क्यों नहीं पहुंचे, मेरे ख्याल में इस पे भी अध्ययन होना चाहिए, और इसके विषय में भी लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात थी जो देश का एक भावी प्रधानमंत्री था और जिसके शेड्यूल में ऐसा था, और वो वहां क्यों नहीं गया। मैं इतना फर्क करूंगा 45-47 के बीच नेहरू का और इनका, कि जहां सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वहां नेहरू जो है आजाद भारत में उनको क्या मिलेगा, वो उस पोजीशन को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल ये जितने भी सवाल हैं उन सवालों को उठाने की कई वजह है। एक बड़ी वजह थी, वो थी नेताजी का खजाना, यानी आजाद हिंद फौज का खजाना। ये सब जानते हैं कि नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज की नींव रखी तो उनकी आंखों में एक बड़ा सपना था, आजाद भारत का। इस लड़ाई के लिए उन्होंने आम लोगों से दान मांगकर एक बड़ा खजाना भी जमा किया। सवाल है कि अगर नेताजी प्लेन क्रैश के बाद गुम हो गए या कहीं नजर नहीं आए तो उस खजाने का क्या हुआ। मीडिया को मिली कुछ फाइलों की जानकारी एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। खुलासा ये कि नेताजी के खजाने को साजिश के तहत लूट लिया गया, और इस लूट की पूरी जानकारी नेहरू सरकार को थी। नेताजी का खजाना। जनवरी 1945 में बर्मा में नेताजी के जन्मदिन पर आजाद हिंद फौज के लिए भारतीयों ने दिल खोलकर दान दिया था। 80 किलोग्राम सोना और 2 करोड़ रुपए कैश नेताजी के पास था। नेताजी की मौत के बाद सिर्फ 11 किलोग्राम सोना पाया गया। इसमें ज्वेलरी, सोने के सिक्के और ईंटें भी शामिल थीं। ये सब आजाद हिंद बैंक में जमा कराया गया था। मौजूदा दौर के मुताबिक इस खजाने की वैल्यू 700 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी गई है। खजाने से क्या मिला? S.A. अय्यर और रामामूर्ति को नेताजी की मौत के बाद में ये सोना मिला।
नेताजी की मौत के बाद सिर्फ 11 किलोग्राम सोना पाया गया। जली हुई अंगूठियां, पिने और गले के कुछ हार थे। अय्यर और मूर्ति पर नेताजी के खजाने की हेराफेरी का आरोप था। किस पर था नेताजी के खजाने को लूटने का शक? एस अय्यर, नेताजी की आजाद हिंद गवर्नमेंट में पब्लिसिटी मिनिस्टर। एम रामामूर्ति, टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड, नेताजी के करीबी। सितंबर 1945 में अय्यर और मूर्ति को ही आखिरी रस्म के तौर पर नेताजी की अस्थियां दी गई थी। दावा है कि इसी के साथ उन्हें वहां सोना भी सौंपा गया था जो आखिरी वक्त में नेताजी के पास था। अय्यर के बेटे और आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर एस त्यागराजन का कहना है कि उनके पिता पर लगे खजाने की हेराफेरी के आरोप बेबुनियाद हैं। उनके पिता के पास नेताजी से जुड़ा कोई सोना नहीं था। वहीं मूर्ति के भाई जे मूर्ति के बेटे आनंद मूर्ति भी आरोपों से इनकार करते हैं। 1947 के बाद नेताजी के खजाने को लेकर क्या हुए थे दावे? नवंबर 1947 टोक्यो में भारत के पहले इंडियन लाइजन मिशन के हेड रहे बेनेगल रामा राव ने नेहरू सरकार को खत लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताजी के खजाने और उनके साथ आखिरी वक्त तक मौजूद रहे बेशकीमती सामान के साथ रामामूर्ति ने हेरा फेरी की है। मई 1951 टोक्यो में ही इंडियन लाइजन मिशन के हेड रहे के चट्टूर ने लिखा कि नेताजी के खजाने के अचानक गायब होने में उनके करीबी रहे रामामूर्ति और अय्यर की कोई न कोई भूमिका है। 1952 दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी रहे आर.डी. साठे ने नेहरू सरकार को बताया कि नेताजी के पास जो खजाना था वो उनके अपने वजन से ज्यादा था। ऐसे में उनकी मौत के बाद खजाने का क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। 1955 टोक्यो में भारत के राजदूत रहे ए.के. डार ने नेहरू सरकार को भेजे लेटर में कहा, सरकार को सार्वजनिक तरीके से ये जांच करानी चाहिए कि नेताजी के खजाने को गायब करने वाले लोग कौन हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल भारत ने गंवा दिए। 1956 नेताजी के लापता होने की जांच के लिए बनी शाहनवाज कमेटी ने आजाद हिंद फौज के गायब हुए खजाने के लिए अलग से जांच कराने की सिफारिश की। 1957 बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड रहे देवनाथ दास ने शाहनवाज कमेटी को बताया कि नेताजी ने आजाद हिंद बैंक से 1 करोड़ रुपए कैश और 17 सील बंद बक्सों में सोने की ईंटें निकालकर अपने पास रखी थी। 1971 नेताजी से जुड़े राज की जांच के लिए बने जस्टिस जी.डी. खोसला के कमीशन के सामने 2 गोपनीय लोगों ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि नेताजी का खजाना उनकी मौत के तुरंत बाद हड़प लिया गया था। इसमें रामामूर्ति और उनके भाई जे मूर्ति की भूमिका हो सकती है। 1978 मोरारजी देसाई की सरकार ने 18 पेज का सीक्रेट नोट तैयार किया था जिसमें नेताजी के करीबी कुंदन सिंह के हवाले से बताया गया था कि नेताजी के पास 4 बड़े बक्सों में ज्वेलरी थी जो भारतीय महिलाओं ने उन्हें अंग्रेजों से जंग लड़ने के लिए दान में दी थी। नेहरू सरकार पर क्या लगे आरोप? डिप्लोमेट्स की जानकारी को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नजरअंदाज कर दिया। 1952 में नेहरू ने यह ऐलान भी कर दिया कि ताइवान में प्लेन हादसे में नेताजी की मौत हो चुकी है। 1953 में अय्यर को नेहरू सरकार की 5 वर्षीय योजना में पब्लिसिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। नेहरू सरकार ने 1947 से 1968 तक नेताजी के परिवार की जासूसी भी कराई। और इस बीच नेताजी से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे जाने हैं। बात करेंगे उसकी भी एक छोटे से ब्रेक। बिहार में आपने देखा चुनाव में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, देर रात तक लोग जमे रहते थे, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता थी वोट में आप लोग उसको क्यों नहीं कन्वर्ट करा पाए? नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता आज भी चरम पर है। गांव में नौजवानों के बीच, बिहार के चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व प्रभावी हो गए, ये उनका क्षणिक जनता को गुमराह कर। मुख्यमंत्री के रूप में आप नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? इस एटमॉस्फेयर में, परिस्थिति में आप रहिएगा, उसका प्रभाव पड़ना ही है। देश में लोग देखते हैं और वहां की जनता तो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि हमने कौन सी गलती की कि उनकी झांसी में आ गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ देखिए जगदीश चंद्र शो।
क्रांति अमित शाह की होगी दोबारा ताजपोशी। पहले कार्यकाल में रचे कई इतिहास, लौट आई पार्टी की शान, लौट आया राष्ट्रीय अध्यक्ष का रुतबा और कमान। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में बनवा दी भाजपा सरकार। पहली बार श्रीनगर में लहराया भाजपा का परचम। अलबत्ता दिल्ली और बिहार में जरूर लगा झटका, लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में है और बड़ी चुनौतियां। 5 राज्यों के चुनाव के साथ शुरू होगा इम्तिहान। 2017 में उत्तर प्रदेश और गुजरात का रण। फिर से सजेगा शाह के सिर ताज, सेनापति की ताजपोशी। सिर्फ ईटीवी न्यूज पर। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और अनार की मां, दोनों ने ये फर्क को कैसे मेंटेन किया? मेरी बेटी है वो अनार, वो सोशल वर्क करती है और शुरू से करती थी। उसको सेवा करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए गरीबों की। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, गुजरात में यूपीएससी परीक्षा देने वाली महिलाओं को, बेटियों को राज्य सरकार की ओर से 90,000 रुपया हर साल गुजरात सरकार दे रही है। अब के बरस मोहे बिटिया ही बीजो। देश को आजाद कराने की खातिर आजाद हिंद फौज बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 119वीं जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र आजादी के इस दीवाने को याद कर रहा है, तो वहीं पीएम मोदी आज उनसे जुड़ी गोपनीय फाइल को सार्वजनिक कर अपना वादा निभाएंगे। नेताजी की जयंती पर सार्वजनिक होंगी उनसे जुड़ी फाइलें। फाइलों की डिजिटल कॉपी सार्वजनिक करेंगे पीएम मोदी। नेताजी के परिजनों और देशवासियों का खत्म होगा इंतजार। बड़ा सवाल, क्या नेताजी के सच से उठ जाएगा पर्दा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए नौजवानों से ये क्रांतिकारी आह्वान करने वाले सुभाष चंद्र बोस की आज 119वीं जयंती है। 18 अगस्त 1945 को जापान के टोक्यो जाते समय ताइवान के ताइपे में एक हवाई दुर्घटना हुई। कहा जाता है कि इस हादसे में नेताजी का निधन हो गया, लेकिन शव नहीं मिलने से नेताजी की मौत पर बना सस्पेंस आज भी कायम है। इस बीच कई तरह की खबरें आई, मसलन नेताजी आज भी जिंदा हैं। किसी ने उन्हें उत्तर प्रदेश में एक बाबा के रूप में देखा, तो किसी ने कहा कि सोवियत नेता स्टालिन ने उन्हें मरवा डाला। जितने दावे उतने विवाद, लेकिन किसी सवाल का नहीं मिल सका माकूल जवाब, ठोस जवाब। लंबे अरसे से देश के साथ नेताजी का परिवार भी ये मांग कर रहा है कि नेताजी के रहस्य से पर्दा उठाया जाए, सारे फाइलें सार्वजनिक किए जाएं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संबंधों का हवाला देकर सरकारें उनकी फाइल सार्वजनिक करने में नाक भौं सिकोड़ रही है। हालांकि 4 महीने पहले जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े 64 फाइलों को सार्वजनिक किया, तो पीएम मोदी पर भी दबाव बढ़ा। 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में अपने आवास पर नेताजी के परिवार के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट कर कहा था कि 23 जनवरी को उनकी जयंती पर केंद्र सरकार नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू कर देगी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने नेताजी की 100 फाइलों को सार्वजनिक करने की योजना बनाई है, जिसमें हर महीने 25 फाइलों की डिजिटल कॉपी सार्वजनिक की जाएगी। नेताजी की जयंती के मौके पर आज पीएम मोदी खुद इन